हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ क्लासेस विथ यश राय में। जैसा कि एसएससी जीडी परीक्षा का आगाज हो गया है और परीक्षा को चलते हुए आज चौथा दिन है मित्रों। और इन 4 दिन में मैंने क्वेश्चन के जितने भी एनालिसिस किए हैं उन सभी क्वेश्चन में पॉलिटी की क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं और नृत्य से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं ज़्यादातर। कहीं कहीं सेटों में करंट के क्वेश्चन ज़्यादा नहीं मिल रहे हैं, लेकिन करंट भी जो स्टैटिक में है, जो पुराने हैं, वो भी पूछे जा रहे हैं। तो उन सभी पेपरों का एनालिसिस करते हुए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया मित्रों, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसमें मैंने सभी कंटेंट को रखा है जो पेपर के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इन प्रश्नों की सीरीज में जो आपका स्टैटिक रखा गया या जो संभावित प्रश्न रखे गए हैं वह एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा बात न करते हुए मित्रों, वीडियो को हम प्रारंभ करते हैं। जैसा कि कल के सेट में पूछा गया था, खेलो इंडिया का प्रारंभ कब हुआ था? तो याद रखिएगा, खेलो इंडिया का जो प्रारंभ था वो 2018 में हुआ था और यह दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में। और उस समय खेल मंत्री कौन थे? तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो थे उस समय के खेल मंत्री थे। और किस स्टेडियम में खेला गया था? तो इंदिरा गांधी स्टेडियम खेला गया था, जो कि आपकी न्यू दिल्ली के अंदर है। इसे भी याद रखिएगा, न्यू दिल्ली के अंदर अंतर्गत है यह स्टेडियम। वर्तमान में आप पूछ सकता है कि वर्तमान में खेल मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, अनुराग सिंह ठाकुर जो हैं वो वर्तमान में खेल मंत्री हैं। और अगर आपसे पूछे प्रथम एशियाई खेल का आयोजन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 4 मार्च 1951 को इसका आयोजन हुआ था। और यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। तो ध्यान से पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। संभावित प्रश्नों की जो सीरीज है आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आगे बात करें, आगे क्वेश्चन पूछा था स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत कब हुई? तो याद रखिएगा, स्टार्टअप इंडिया की जो शुरुआत हुई थी 16 जनवरी 2016 को हुई थी। कब हुई थी? 16 जनवरी 2016 को हुई थी। और इसका उद्घाटन कौन किए थे? तो याद रखिएगा, पूर्व वित्त मंत्री जो थे अरुण जेटली ने इसका उद्घाटन किया था। वहीं पूछा गया आपसे कि नागालैंड नागालैंड में कौन कौन जनजातियां पाई जाती हैं। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हम सभी जानते हैं नागालैंड में एक जनजाति जो फेमस है नागा। लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा, कई अन्य नई, यानी कि यहाँ कुल 16 जनजातियां पाई जाती हैं मित्रों। कितनी पाई जाती हैं? 16। उनमें से जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वो आपके सामने हैं। चांग, लोथा, कुकी, जोलियांग और फोम, ये जनजातियां भी कहाँ पाई जाती हैं? नागालैंड के अंदर पाई जाती हैं। और कुछ राज्य की प्रमुख जनजातियों के बारे में जान लेते हैं। संभावित प्रश्नों की सीरीज में यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो याद रखिएगा, पूछता है मेघालय में कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं? तो गारो, खासी, जयंतिया की जो जनजातियां होती हैं वो मेघालय में पाई जाती हैं। मणिपुर की बात करें तो कुकी, अंगामी, मीजो और पुरम, ये जनजातियां मणिपुर में पाई जाती हैं। त्रिपुरा की जो प्रमुख जनजाति है मित्रों वो है लुसाई, भूटिया, मुंडा, रियांग और उचाई। ये जो जनजातियां होती हैं ये त्रिपुरा में पाई जाती हैं। जम्मू कश्मीर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो याद रखिएगा गुर्जर और भरवाल, ये जो जनजातियां होती हैं ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती हैं। उत्तराखंड की कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिसमें भोटिया, जौनसारी और राजी, ये जनजातियां जो हैं उत्तराखंड के अंतर्गत पाई जाती हैं। वहीं सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की जो सबसे फेमस जनजाति है वो है लेप्चा। और लेप्चा कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसे भी याद रखिएगा, इसके आने की संभावना निश्चित है। तो आगे देखते हैं, कल के सेट में मित्रों पूछा था एल्केन का सूत्र। तो एल्केन का जो सूत्र होता है, कार्बन और हाइड्रोजन की जो रिलेशन होती है एल्केन में, कार्बन की संख्या n होती है और हाइड्रोजन की जो संख्या होती है H2n+2 होती है। तो अर्थात यह सूत्र बनता है CnH2n+2। अगर आगे आपसे एल्कीन का पूछ ले तो एल्कीन का याद रखिएगा Cn और H2n होता है। एल्काइन का अगर पूछे आपसे तो एल्काइन का CnH2n-2 होता है। और ये भी अगर पूछ ले एल्कीन कितना बॉन्ड बनाता है, तो ये सिंगल बॉन्ड बनाते हैं मित्रों। वहीं एल्कीन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है और एल्काइन जो होता है ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, यानी त्रिआबंध बनाता है या द्विआबंध बनाता है और एकाबंध बनाता है। आगे कुछ प्रश्न पूछा गया था, संविधान की किस अनुसूची में
संघीय राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो याद रखिएगा, संघीय राज्य क्षेत्र के बारे में प्रथम अनुसूची में यह बताया गया है, संघीय राज्यों के बारे में। और कुछ प्रमुख अनुसूचियां हैं, उन्हें भी याद कर लेते हैं मित्रों। अगर आपसे पूछे सातवीं अनुसूची, तो सातवीं अनुसूची जो है केंद्र राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन है। केंद्र राज्यों के बीच जो शक्ति का विभाजन है वो सातवीं अनुसूची में रखा गया है। अब सातवीं अनुसूची में अगर विषयों को पूछे तो संघ सूची में कुल 100 विषय रखे गए हैं वर्तमान में। वहीं राज्य सूची की बात करें तो 61 विषय रखे गए हैं। समवर्ती सूची की बात करें तो 52 विषय हैं वर्तमान में। आठवीं अनुसूची अगर पूछता है तो भाषाओं का उल्लेख है। आठवीं अनुसूची में क्या है? भाषाओं का उल्लेख है। नौवीं अनुसूची की बात करें तो नौवीं अनुसूची भूमि सुधार से है और यह पहला संविधान संशोधन 1951 में किया गया था। इसे भी आप याद रखेंगे। 10वीं अनुसूची अगर आपसे पूछे तो 10वीं अनुसूची जो है दल बदल विरोध कानून से है मित्रों, और ये 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है और यह 73वां संविधान संशोधन 1992, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसमें वर्तमान में कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची की अगर बात करें तो 12वीं अनुसूची का संबंध नगर पालिका से है। नगर पालिका की शक्तियां, नगर पालिका की शक्तियां या नगर पालिका याद रखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। इसमें अगर बताएं तो यह 74वां संविधान संशोधन किया गया था, 1992 में ही किया गया था, और इसमें कुल 18 विषय हैं। वहीं आगे बात करें खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री जो वर्तमान में है वो पशुपति कुमार पारस हैं। कौन है? पशुपति कुमार पारस। वहीं अगर आपसे पूछा भारत एशिया, ये न्यू क्वेश्चन है मित्रों, भारत एशिया में किस तरफ स्थित है? तो याद रखिएगा, भारत जो है एशिया में दक्षिण एशिया के भूखंड में फैला हुआ है, इसे आप याद रखेंगे। वहीं भारत का अगर विस्तार पूछ लेता है तो नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है 2933 किलोमीटर है, इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। पूछा था लाल बाल पाल से संबंधित कौन थे? तो याद रखिएगा, लाल से तो लाला लाजपत राय थे, बाल से बाल गंगाधर तिलक थे, और पाल से बिपिन चंद्र पाल। अब इसमें कई सेटों में कई प्रकार के वंश के संस्थापक पूछा गया है, जिसे मैंने एक साथ आपको दे दिया मित्रों, आज से याद रखिएगा इसे। अगर पूछता है शुंग वंश का संस्थापक तो याद रखिएगा पुष्पमित्र शुंग थे, जो शुंग वंश के संस्थापक थे। अगर पूछे तुलुव वंश के संस्थापक कौन थे तो याद रखिएगा वीर नरसिंह थे तुलुव वंश के संस्थापक, और इसके जो अंतिम शासक थे वो थे राजा सदाशिवराव। कौन थे? राजा सदाशिवराव जो थे तुलुव वंश के अंतिम शासक थे। लोधी वंश का संस्थापक पूछे तो बहलोल लोधी जो था वो लोधी वंश का संस्थापक था। लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी था, जिसे 1526 पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने हराया था और लोधी वंश का अंत करके मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। तुगलक वंश की अगर बात करें तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक था। कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। वहीं तुगलक वंश के अंतिम शासक की बात करें तो इसका अंतिम शासक नसरुद्दीन महमूद था। नसरुद्दीन महमूद। तो याद रखिएगा, जितने वंश हैं यह पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो इसे भी याद रखिएगा आप। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था मित्रों, खिलजी वंश का संस्थापक था। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था वो मुबारक शाह था। कौन था? मुबारक शाह था। वहीं आगे अगर बात करें सैयद वंश का संस्थापक, तो सैयद वंश का जो संस्थापक था वो खिज्र खान था। कौन था? खिज्र खान। और अंतिम शासक जो था यहाँ का सैयद वंश का अलाउद्दीन आलम शाह था, जो कि सैयद वंश का अंतिम शासक था। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, गुलाम वंश का अगर संस्थापक पूछेगा तो गुलाम वंश का संस्थापक जो था वो बाबर था। लेकिन बाबर कह रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक था मित्रों, सॉरी गलती से निकला। जो गुलाम वंश का संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। लेकिन गुलाम वंश का अगर वास्तविक संस्थापक पूछे आपसे तो याद रखिएगा इल्तुतमिश था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? इल्तुतमिश था। आगे एक क्वेश्चन पूछा गया मित्रों, वर्ल्ड कप से संबंधित था। 2018 फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ हुआ? तो याद रखिएगा 2018
वर्ल्ड कप का जो आयोजन हुआ था वो रूस के अंदर हुआ था, और इसकी जो विजेता थे 2018 वर्ल्ड कप के, ये मैंने अपने पास से दो रखे हैं, पूछे भी जा सकते हैं। तो विजेता इसमें फ्रांस था, और उपविजेता की अगर बात करें तो क्रोएशिया जो था वह 2018 फीफा वर्ल्ड कप का उपविजेता था। वहीं 2022 मित्रों, वहीं 2022 फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो 2022 फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है कतर दोहा के अंदर हुआ है, और विजेता आप सभी को पता है अर्जेंटीना है, और उपविजेता जो है फ्रांस है। तो याद रखिएगा इस बात को। फिर अगले सेट में कुछ प्रश्न पूछे गए। सबसे ज्यादा रणजी ट्रॉफी किसने जीता? तो याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो रणजी ट्रॉफी है वो मुंबई ने जीता है। कुल 41 बार मुंबई रणजी ट्रॉफी चैंपियन बनी है। और 2022 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन कौन है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश जो है वह 2022 में रणजी ट्रॉफी चैंपियन है। अगर आपसे पूछ ले रणजी ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाया है, तो वसीम जाफर को याद रखिएगा। 12,000 के ऊपर रन बना चुके हैं वसीम जाफर। अगर आपसे बीसीसीआई का फुल फॉर्म पूछे मित्रों, तो बीसीसीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? याद रखिएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ये बीसीसीआई का फुल फॉर्म है। वहीं अगर पूछे बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो याद रखिएगा रोजर विन्नी जो है वह बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष हैं। आईसीसी पूछ ले, आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग वर्कले जो हैं, जो कि ऑकलैंड के हैं। तो ग्रेग वर्कले आईसीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। और अगर इसका फुल फॉर्म पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद होता है, अर्थात इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। वहीं आपसे एक प्रश्न और पूछेगा मित्रों, फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो जियानी इन्फेंटिनो हैं। इन्हें भी आप याद रखेंगे। आगे अगर बात करें, कोशिका की आत्मघाती थैली, ये प्रश्न बना है और यहां से प्रश्न बनते हैं मित्रों। अब शुरू हो गया है सेट, यहां से प्रश्न अब बनेंगे। तो अगर पूछे कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। वहीं बात करें कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज 1665 में की थी। लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा अगर चेंज कर दे, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा ल्यूमेन हॉक ने जीवित कोशिका की सबसे पहले खोज की थी। केंद्रक की खोज किसने की थी? कोशिका में केंद्रक जो होता है मित्रों उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया? रॉबर्ट ब्राउन ने। जीवद्रव्य जो तरल पदार्थ होता है, जीवद्रव्य की खोज किसने की थी? तो याद रखिएगा जे.ई. पुरकुंज ने इसकी खोज की थी। जे.ई. पुरोकुंज ने जीवद्रव्य की खोज की थी। अब पूछे कोशिका सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा स्लाइडन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया था। वहीं आपसे पूछे संसार की सबसे छोटी सेल अर्थात सबसे छोटी कोशिका, तो ये थी आपकी माइक्रोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी कोशिका है। संसार की सबसे बड़ी कोशिका पूछ ले तो याद रखिएगा ऑस्ट्रिच एग होता है, यानी शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। आगे बात करें मित्रों, कोशिका का अध्ययन किस में किया जाता है, तो कोशिका का जो अध्ययन होता है उसका नाम है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसे हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं। कोशिका भित्ति का निर्माण किससे होता है, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सेलुलोज की बनी होती है कोशिका भित्ति। आगे पूछेगा प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं, तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। वहीं अगर आपसे पूछे कोशिका का बिजली घर क्या है, तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। आगे ध्यान दें मित्रों, तो गोवा से संबंधित प्रश्न पूछा था कि गोवा का प्रमुख त्योहार कौन सा है, तो याद रखिएगा गोवा का जो प्रमुख त्योहार है साओ जोआओ महोत्सव जो है वह गोवा का प्रमुख त्योहार है। वहीं अगर गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य पूछ ले, याद रखिएगा फुंगड़ी नृत्य जो होता है वह गोवा का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कुछ आरक्षण से संबंधित प्रावधान दिए गए थे मित्रों, और एक प्रश्न पूछा था 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आरक्षण के लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो याद रखिएगा इसके लिए 86वां संविधान संशोधन किया गया था 2002 में। और 86वें संविधान संशोधन में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के आरक्षण की बात की गई थी। अब हम कुछ महत्वपूर्ण संशोधनों के बारे में जान लें। कुछ महत्वपूर्ण संशोधन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, उन सभी संशोधनों को पढ़ते हैं मित्रों। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन, जिसे मैंने पहले भी बताया है वीडियो में, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं, तो याद रखिएगा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए,
पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता, ये 3 शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए थे, यह याद रखिएगा। दूसरा जो काम किया गया था, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अब पूछ लें मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, तो याद रखिएगा रूस से लिया गया है। रूस के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्यों को, जिसकी संख्या कुल कितनी है, 10 है मित्रों। 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। किस अनुच्छेद में रखा गया, अनुच्छेद 51A में इसको रखा गया है। और दूसरी समिति अगर पूछ ले किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो याद रखिएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। वहीं 44वां संविधान संशोधन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1978 में किया गया था, और इसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया था। इस बात को याद रखिएगा, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया और इसे विधिक अधिकार बनाया गया। अर्थात इसे किसमें रखा गया, पहले तो यह अनुच्छेद 31 था, कौन सा था, 31, लेकिन जब इसको हटाया गया, संशोधन किया गया 44वें के अंतर्गत, तो इसे रखा गया अनुच्छेद 300A। 300A यानी कि ए जो होता है मित्रों, यानी संशोधन में जोड़े गए होते हैं, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब संपत्ति का अधिकार कैसा है, तो विधिक अधिकार है, और किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300A में रखा गया है। पहले जो आर्टिकल था 31 था, ये भी याद रखेंगे। 52वां संविधान संशोधन 1985 याद रखिएगा, मैंने पहले भी बताया है, दल बदल विरोधी प्रावधान है इसमें मित्रों, और यह किसमें है, 10वीं अनुसूची, यानी कि 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी और संविधान संशोधन करके 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था, तो उसे भी आप याद रखेंगे। आगे बात करें 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें वोट डालने की पहली उम्र 21 वर्ष थी, उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और किस संविधान संशोधन में किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989 में। यह संविधान संशोधन और डेट दोनों याद रखिएगा मित्रों। 73वां संविधान संशोधन 1992, इसमें क्या था, पंचायती राज आया, और यह 11वीं अनुसूची के रूप में जुड़ी थी। और पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं मित्रों, तो याद रखिएगा 29 विषय हैं, ये भी पूछा जाता है पेपर में। 74वां संविधान संशोधन 1992 में ही किया गया था, और इसमें नगर पालिका के अधिकार के बारे में बताया गया है, और यह हमारे संविधान की 12वीं अनुसूची के रूप में आई, और इसमें कुल 18 विषय हैं, ये भी आप याद रखिएगा। फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए है 92वां संविधान संशोधन 2003, यानी 8वीं अनुसूची में डोंगरी, मैथिली, बोडो, संथाली भाषा जोड़ी गई थी, यानी 4 भाषाओं को जोड़ा गया था। और टोटल संविधान में कुल कितनी भाषाएं हो गई, 22 भाषाएं टोटल संविधान में हो गई हैं, तो इसे भी आप याद रखिएगा। वहीं आज प्रश्न देखने को मिला था मित्रों, यूपी की सीमा कितने राज्यों को छूती है, तो याद रखिएगा 8 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है, कुल मिला के कितने हैं, 9 हैं। तो इसमें कौन कौन से राज्य हैं, ये भी आप याद रखेंगे। तो याद रखेंगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और झारखंड। ये सभी जो राज्य हैं उत्तर प्रदेश की सीमा को छूते हैं। वहीं एक प्रश्न और याद रखिएगा, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है, तो 8 राज्यों से होकर जाती है मित्रों, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं पेपर में, और हर सेट से लगभग में मित्रों 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, हर वीडियो से 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो वीडियो को ध्यान से जरूर देखिए और अंत तक देखिए। और याद रखिएगा, हिंदी में कुछ टॉपिक हैं मित्रों, उनको आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। संज्ञा से प्रश्न बन रहे हैं, संज्ञा को पढ़ लीजिएगा। सर्वनाम से प्रश्न बन रहे हैं, सर्वनाम को पढ़ लीजिएगा। और क्रिया को पढ़ लीजिएगा, क्रिया से भी प्रश्न बन रहे हैं। और अगर रीजनिंग की बात कर लें तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मित्रों सीरीज से बन रहे हैं, सीरीज से कम 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। और वहीं बात कर लें अगर हम इसकी कोडिंग डिकोडिंग की, तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन चैप्टर का भी अगर आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इन चैप्टरों का रिवीजन कर लीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप सभी लोगों को धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों।